सिटी तहल का फटाफट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आपके साथ प्रिया शांडिल है। तो चलिए आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास हेडलाइंस पर। गांव रजापुर में बेटे ने तेजधार हथियार मारकर की मां की हत्या। वारदात को अंजाम देकर हत्यारा बेटा हुआ मौके से फरार। मां ने पैसे देने से मना किया तो आरोपी बेटे ने मां के सर पर तेजधार हथियार से वार कर उतारा मौत के घाट। मृतका के पति ने दी जानकारी। बेटे के असंतोषजनक व्यवहार से परेशान होकर पिछले 1 साल से रह रहे परिवार से अलग। पुलिस ने आरोपी बेटे के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की शुरू। पानीपत गोहाना रोड स्थित एग्रो मॉल पहुंचे हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर। बारिश ने दिलाई उमस भरी गर्मी से राहत, तापमान में आई गिरावट। जिले में तेज बारिश से सड़कों व बाजारों में भरा कई फुट पानी। यात्रियों को करना पड़ रहा है भारी परेशानियों का सामना। पानीपत के कापड़ी रोड स्थित कुलदीप नगर चौक के पास करीब 25 वर्षीय युवक का पड़ा मिला शव। जिले में कोरोना रोगियों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ती हुई। कोरोना लील रहा है लोगों की जिंदगी। खबरें लिखे जाने तक एक साथ 90 पॉजिटिव केस आए सामने। जिले के हर क्षेत्र में फैला कोरोना। जिले में कोरोना रोगियों की कुल संख्या हुई 2285। एक्टिव केस की संख्या हुई 850। जिले में अब तक 33 लोग गंवा चुके हैं कोरोना से जान। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कलयुगी बेटे ने की मां की हत्या। दरअसल ताजा मामला गांव रजापुर का है, जहां नशे के लिए पैसे न देने पर बेटे ने अपनी ही मां पर तेजधार हथियार से वार कर उसे मौत की नींद सुला दिया और वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। मृतक महिला कृष्णा की उम्र 52 वर्ष थी। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को सामान्य अस्पताल भिजवाया। वहीं जब इस बारे में मृतका के पति जयपाल से बातचीत की गई तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उनका बेटा नशे का आदी है और उन्हें परेशान करता था और इसी वजह से वह पिछले 1 साल से अपने परिवार से अलग गांव मुआना में रह रहे हैं। पीड़ित पति ने क्या कुछ बताया वह भी हम आपको सुनाते हैं। यहाँ से फोन गया, फोन किया कि भाई ऐसे उसके लड़के ने उसको मार दिया। हमारे को तो बाद में पता चला लड़का तो 23-24 साल का है, वो नहीं कुआरा है। सुनने में आया कि कुछ नशे नुशे का आदी था लड़का। हाँ, तो पहले भी कभी कुछ ऐसा घर में कुछ ऐसा बातचीत हुई आपकी? लड़ता झगड़ता रहता था अपनी माँ के साथ। एक बार तो मेरे साथ भी मार पिटाई करके आया। मेरे को तो 1 साल हो गया, मैं तो अपना वहाँ घर रहता था वहाँ और बच्चे यहाँ रहते थे। मैं तो उनके पास रहता ही नहीं था उसी के डर से। तो लड़ाई झगड़ा क्यों करता था? पता ये नशे पता में अपना। बहरहाल सदर थाना पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर सामान्य अस्पताल भिजवा दिया गया है और आरोपी बेटे के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट सिटी तहलका। जिले में लगातार आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं। आए दिन बदमाशों द्वारा हत्या, चोरी व लूटपाट की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। दरअसल ताजा मामला पानीपत के काबरी रोड स्थित कुलदीप नगर चौक के पास का है, जहां सुबह करीब 25 वर्षीय युवक का निर्वस्त्र शव पड़ा मिला। मॉर्निंग वॉक पर निकले राहगीर की शव पर नजर पड़ी। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या कर शव फेंके जाने का केस दर्ज कर शिनाख्त के प्रयास शुरू कर दिए हैं। कुलदीप नगर के रहने वाले लोगों ने थाना मॉडल टाउन में शिकायत दी। बताया कि सुबह करीब 6:30 पर वह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। वेयर हाउस की तरफ जा रहे थे कि तभी उनकी नजर सड़क पर पड़े शव पर गई। मृतक के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। उसकी उम्र करीब 25 वर्ष है। आंख, पैर और पीठ पर चोटों के निशान भी हैं। सूचना पर पहुंची मॉडल टाउन पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू कर दी। आसपास क्षेत्र के लोगों से शिनाख्त कराने के प्रयास किए, लेकिन सभी ने युवक को पहचानने से इनकार कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये हमें सुबह 7:15 बजे इतला मिली थी। नौजवान लड़का नग्न अवस्था में डेड बॉडी पावर हाउस के पास पड़ी है। ये सूचना पर वहाँ से तो सबके साथ पहुँचे और आस पड़ोस में शांति नहीं की। जो इस बारे जानकारी हासिल नहीं उसकी कहाँ का रहने वाला है। वैसे इसके एक बाद मनीष नाम गुदा हुआ है, जो मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी है और जल्द ही जिसने इसकी हत्या की है उसका सुराग लगा दिया जाएगा। वहीं जांच अधिकारी रमेश ने बताया कि आशंका है कि युवक की कहीं और हत्या कर शव को यहां लाकर फेंका गया है। आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट सिटी तहलका।
नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं जितेंद्र अहलावत और हल्की सी बरसात आते ही आलम यह है कि पानीपत बिल्कुल जलभराव हो गया है और जिसके चलते आज यहां जाम है। रोडवेज की बस आप देख पा रहे हैं किस तरह से रेंगती हुई आगे, लेकिन रोडवेज से अलग हम आपको दिखाएं तो यहां तमाम गाड़ियों के पहिए जो है वो रुक चुके हैं और कोई ख़राब हो गई है तो लंबी जहां तक आप देख पा रहे हैं वहां तक जाम है। और जाम की स्थिति जो अक्सर नगर निगम LNT दावे करता है कि उनकी तरफ से बरसात आने से पहले तमाम दावे दुरुस्त कर दिए जाएंगे, लेकिन तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं कि किस तरह से यहाँ लोग रेंगते हुए अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ पानी की जो यहाँ पर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं ये बेहद ही चौंकाने वाली हैं। ये तस्वीरें तो हम आपको खादी आश्रम के सामने से दिखा पा रहे हैं, लेकिन शहर के विभिन्न क्षेत्र की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं किस तरह से हालात है, ये आलम है और आपको वो नज़दीक से भी हम आपको दिखाएंगे किस तरह से जो गाड़ियां यहाँ से निकल रही हैं और बाइक जो है फुटपाथ से निकल रही हैं। तो ये तस्वीरें ये देखिए जैसे कोई तालाब यहाँ पर हो और तालाब के अंदर गाड़ियाँ यहाँ चल रही हों, वो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार हमारे साथ बने रहें, हम तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये आप तस्वीरें जो ट्रैक्टर की देख पा रहे हैं किस तरह से ये चल रही हैं वो, तो यहाँ की जो तस्वीरें हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये आलम है और ये आज से नहीं, अक्सर यहाँ पर दावे किए जाते हैं कि जो दावे बरसात से पहले नगर निगम और LNT और सरकार कर रही है कि तमाम जो यहाँ पर लोगों को असुविधा नहीं होने दी जाएंगी, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। किलोमीटर से भी ज़्यादा यहाँ पर जाम लग चुका है और यहाँ पर जो है कुछ तो अपना स्टैंड लगा करके आराम फरमा रहे हैं। कैसे? बस मज़े से। कैसे यहाँ पर जो दावे करती है सरकारें करती हैं, कैसे लग रहा है कि अब बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत अच्छा कर रही है। देखना चाहिए सरकार को भी कि क्या कर रखा है सरकार ने, क्या किया हुआ है। हमें तो यही समझ नहीं आती। कहाँ से आए तो कहाँ जाना था? हम तो 29 सेक्टर से आए थे, हमने जाना है अंसल। अब बताओ बीच में रोड में फंस गए, क्या सुविधा है? कुछ नहीं है, खड़े हैं आराम से। खड़े हैं। आपसे नाम क्या आपका? मेरा नाम संदीप है। अगर इससे तो हमारी नौकरी का भी खतरा पड़ सकता है। अब मालिक ने कह दिया जाओ जी तुम तो घर ही जाओ, इस सरकार क्या हमें देगी, नौकरियाँ देगी? कुछ नहीं मिलने का हमारे को, हम तो ऐसे खड़े हैं जी, बस कुछ नहीं मिलेगा है? तो अब कैसे जाएंगे? अब पानी बहुत ज़्यादा है। तो खड़े हैं बस, जब तक पानी नहीं निकलेगा खड़े ही हैं आराम से, मज़े ले रहे हैं बस। 3-4 घंटे हो गए भाई। संदीप जी हैं, ये कह रहे हैं कि फिलहाल वो खड़े हैं और नौकरी को लेकर के उन्होंने आशंका यहाँ पर जताई कि इस तरह का यहाँ पर आलम है और जब तक पानी नहीं निकलेगा तो वो यहाँ पर खड़े रहेंगे, जिसको लेकर। और यहाँ तमाम लोग हैं। भाई साहब कहाँ से आए आप? पानीपत से। हम तो पानीपत से। हाँ। तो यहाँ आपने तस्वीरें देख रखी हैं, किस तरह से ये देख? तो बारिश का हर बार होता रहता है ये तो पानी। अच्छा। हाँ बिल्कुल, हर बार होता रहता है। यहाँ तो निकासी का कोई सिस्टम ही नहीं है। जिला प्रशासन तो कहता है कि बरसात से पहले ये ठीक कर लिया जाए। नहीं, यहाँ तो हर जितनी भी बारिश होंगी नहीं उतनी है बारिश में मिलेगा तेरे को पानी देखने को। हाँ बिल्कुल। कहाँ से आप? पानीपत। पानीपत से। तो आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि यहाँ तमाम लोग जो है फंस चुके हैं और वो इससे शहर के विभिन्न क्षेत्र की भी हम तस्वीरें दिखाएंगे, GT रोड की, संजय चौक की। लेकिन बहरहाल जो तस्वीरें आप खादी आश्रम से लाइव देख पा रहे हैं ये आलम है। और दूसरी तरफ जो खादी आश्रम के अंदर भी पानी जो है GT रोड से घुस गया है, ये भी हम आपको तस्वीरों में दिखा पा रहे हैं। लगातार बने रहे सिटी तहलका के साथ और हम आपको तमाम तस्वीरें दिखाएंगे। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि कितना यहाँ पर पानी है। आप जैसे ही ये छोटा बच्चा वहाँ से निकल के आया है, इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। गाड़ी फंस चुकी हैं, कुछ गाड़ियाँ बंद हो चुकी हैं। अक्सर यहाँ पर ऐसा देखा जाता है, लेकिन आपको तस्वीरें दिखाने का हमारा एक ही मकसद है कि जहाँ अक्सर दावे प्रशासन करता है,
आम जन उसकी आज फिर से चपेट में आए हैं और पानी इतना है कि वाहन निकल नहीं सकते और जो वाहन ऊंचे हैं या वो रेंग रेंग के आगे निकल रहे हैं। आगे फिर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लगातार बने रहें हमारे साथ। अंकल जी नमस्कार, कहाँ से आए? यही चार पानीपत से कहाँ जाना था आपको? हाउसिंग बोर्ड जावा पैलेस के पास। अच्छा अच्छा, तो यह हालात कैसे हैं यहाँ पर फंसे हुए? ये देख लो, आधा घंटा हो गया जी। सरकार तो कहती है कि हम दुरुस्त हैं, तमाम जो हमारे पास जो समस्याएं आती हैं उनको निवारण करते हैं। मानसून से पहले दावे किए जाते हैं कि पानी नहीं इकट्ठा होना दिया जाएगा, कैसे देखते हैं आप? ये देख लो, आप सामने है, ये तो सामने नगर पालिका की सारी पोल खुल गई जी। नगर निगम की पोल खुल गई, नगर निगम की पोल खुल गई। यहाँ पर जो है अंकल जी भी जो है यहाँ बता रहे हैं, लेकिन बहरहाल तमाम लोग यहाँ फंसे हुए हैं। और जो बाइक दो पहिया वाहन चालक हैं वो जो है इस्तेमाल, फ़िलहाल जो दो पहिया वाहन चालक हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं फुट ओवर ब्रिज का, जहाँ पर ऊपर से लोग जीटी रोड क्रॉसिंग करने के लिए फुट ओवर ब्रिज बनाए गए हैं, वहाँ पर बाइक का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि इस पानी से बचा जा सके। ये तस्वीरें आपको अक्सर देखी गई होंगी, लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो वाहन हैं, वाहन चालक के अलावा सवारियाँ धक्का मार करके आगे जा रही हैं। ये लगातार जो है, और दूसरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो बच्चे हैं बारिश का जो है आनंद उठा रहे हैं। यहाँ पर जीटी रोड पर तालाब घोषित कर यहाँ पर जो है स्नान उनका चल रहा है। ये तस्वीरें भी कहीं ना कहीं आपको ऐसी नहीं देखी होंगी, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे बारिश के बाद यहाँ पर आनंद उठाते हुए ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इसके अलावा हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे पानीपत के विभिन्न क्षेत्र की। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। आपसे हमारी कोई भी बात छानी छुपी हुई नहीं है। आप एक तरह तो कहते हो कि मैं आप लोगों का वकील हूँ और मेरे से बेटर आपकी पैरवी कोई नहीं कर सकता है। नो नीड टू। और सर सही बताऊं, आपको हम अपना बहुत अच्छा पूर्वज भी मानते, सिर्फ नेता नहीं, जो बड़ा बुजुर्ग वो मानते, सम्माननीय व्यक्ति, क्योंकि आप ही एक ऐसे बंदे दिखे हमें, उम्मीद की किरण, जो हमारा कुछ लेके चल रहे थे, हमारी बातों को आगे रख रहे थे। हमारी कमेटी आपके पास बार बार आती है, पहचान तो लिए होंगे हम कौन है सर। बार बार आपके पास आते रहे, सारी बातें बताते रहे सर। अब मैं उन्हीं चीजों को बार बार रिपीट करूं, आम पब्लिक को भी पता लग गया हमारे केस के बारे में, क्या मैटर है, क्या सिचुएशन है। अब आप एक जुबान से यूं बता दो, एक तरफ तो आप खुद ही कह रहे हो कि आप लोगों का फॉल्ट नहीं है। जब हमारा फॉल्ट नहीं है तो सरकार हमारा साथ क्यों नहीं दे रही, हमें बहाल क्यों नहीं कर रही है? सर ये 40 विडोज है, 38 और मेरे साथी हैं जो लेडीज हैं एक्सपायर हो चुके हैं, उनकी जो वाइफ, उनका जो घर है एक्स ग्रेसिया कोटेज जो तनख्वाह मिलता है उससे चलता था। ये कहाँ लेके जाए इस बच्ची को? बंद कर दिया, वो भी बंद कर दिया सर। इसके ये है ना, बगैर बाप की बेटी है, रुक जाओ ना, ये बगैर बाप की बेटी है सर। अंदाजा लगा के देखो इसकी माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी। मेरे को मत दो, 1983 में मैं दिहाड़ी करके कमा के खा लूंगा, अपने बलखंड पाल लूंगा, मगर ऐसे ये लोग कहाँ जाएंगे? और एक तरफ वो बंदा आपका मेरी गुड़िया बहुत अच्छा इंसान है। 4 महीने से हमें जो घुमा रहे हो आप लोग, मैं अकेला आपका नाम नहीं, पूरी पार्टी हमको घुमा रही हो, जो हमारे साथ राजनीति। आपको ये स्पष्ट किया गया कि कोर्ट में उन्होंने पोस्टें मांगी उस टाइम पे, तो सरकार ने गलत वहाँ पर सबूत दिए और उसके अकॉर्डिंग हम आरटीआई पेश कर रहे हैं कि जी आपकी सरकार से आरटीआई ली, वो सबूत हमने पेश कर दिया कि जी ये देखो उस टाइम पे पोस्टें थी,
तो आप लोगों ने हमारे साथ राजनीति क्यों करी? 10,000 बंदे और भर्ती कर सकती है सरकार, हमारा नहीं जी, सुनो एक मिनट सुनो, ये पीटीआई है जी, हम डी ग्रुप वाले, हम तो आपने लगाया जी सरकार ने। अब आपने एजी साहब से बात कर लीजिए, उनने बोल दिया 90% उसे है, 90% नहीं आ रहे, हम पुरानी ग्रेजुएशन आ रहे जी, हम ना एक मिनट भाई हम भी आपके साथ खड़े हो सरकार तो कह जाएगी कोर्ट का ऑर्डर है, सरकार का ऑर्डर है जी, हाईकोर्ट में सरकार सभी की समस्याएं हम लोगों की एक है। साथियों, हम ये कहते हैं आप सरकार के भाई हमारे चुन के हमने आपको भेजा भाटिया जी, भाटिया जी हमने आपका बड़ा भाई है भाई जी, हमने आपको चुन के भेजा है और हमने आप पे विश्वास किया है और आपने हमको 20 बार हमारे साथियों को ये कहा है मैं आपकी पैरवी करूंगा। की समस्या है सर, 1983 पीटीआईओ का सीएम साहब ने जो कुछ कहा है आपको आपके पास नहीं आएंगे, आप खुला खुला कहते हो जी मैंने सीएम यो कहा है, आज के बाद में 1983 का एक साथी मुंह दिखा दिया, मुंह काला करके मर जाएंगे। अरे एक जवाब दे दो सर, सर अरे कोई बात नहीं सर, कोई नहीं पीटीआई हम टेस्ट नहीं देवाएंगे, टेस्ट सरकार टेस्ट नहीं टेस्ट बरोदा में भी होगा जी, ये कहाँ खिला लियो, टेस्ट बरोदा में भी होगा। एक मांग करते हैं, सुनो एक बार सब, और कोई नहीं बोलेगा। रुक जा अंकल जी, हमारी नौकरी जारी है, हम रोड पा रहे हैं, सुने हमारी ये बात ठीक है, ये मेरे हाथ देखो, पीटीआई में सुमर पिछले महीने मेरी कीमो होनी थी, लेकिन मेरी कीमो किस कारण नहीं हुई आप बताओ। बस मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, नहीं जोड़ूंगी, मेरा भाई है, मेरा भाई है, मैं जोड़ूंगी, नहीं जोड़ूंगी। आप मुझे ये बताओ मेरी कीमो किस कारण नहीं हुई, बस मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। 23 तारीख का पेपर रद्द करने का आश्वासन दे दो जी। पेपर नहीं, हमें अपनी बाली चाहिए, नौकरी वापस चाहिए, बिल्कुल 100% चाहिए और कोई कुछ नहीं चाहिए। पेपर रद्द करे तो पेट तो कौन आदमी मेरे नहीं, लड़का मेरे नहीं, मेरे सिर्फ एक लड़के, मेरे सासू ससुर मैं उन्हें केक खुआऊं, बताओ आदमी मेरा नहीं, लड़का मेरा नहीं, वो तो भगवान ने कौन दिया, लेकिन मैं रोटी खा के सो जाऊंगा कि चलो परमात्मा ने सुतरी रोटी दी है, मैं खा के सो जाऊंगी, लेकिन सब बताओ अगर आप हमारे भाई हो ना, तो आज हमें ये बता दो कि हम क्या करें, अगर बच्चे रोटी खाएंगे तो अगर पावर नहीं है तो
इनकी वोट छोड़ दो अभी, अगर पावर नहीं है ना आपके पास, छोड़ दो, हट दो, क्यों पागल बना रहे हो? बिल्कुल सही कह रही है जी, बिल्कुल सही करे, छोड़ दो मेरे लिए, बिल्कुल सही कह रहे हो जी, अगर नहीं चलती है छोड़ो इसको। सही कह सर आप भी तो आओ सर, आप पूरा हरियाणा में कितने भी वोट मांगने के नहीं रहोगे, इन पिछड़े का सामना हर कदम पर करना पड़ेगा। एक मिनट कोई नहीं बोलेगा, कोई भी। अमरजीत सर की तो सुनो सर, एक मिनट कोई नहीं बोलेगा सर, बस। ओए मैडम एक मिनट। कोई आपको कार्य 6 साल में नहीं दिखाई देगा। मुडलाना ब्लॉक के सरपंच सारे इकट्ठे होकर जब धनखड़ साहब के पास गए, जब वो पंचायत के मंत्री थे, मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब भी वहीं थे और धनखड़ साहब भी थे चंडीगढ़ में, उन्होंने कहा कि भाई गाँव में ग्रांट दो, तो क्या इन्होंने क्या जवाब दिया कि भाई आपने वोट तो दी नहीं, अब हम ग्रांट कैसे दे दें। तो 6 साल बहुत होते हैं, 6.5 साल से सेंटर की सरकार है, आपने काम तो किया नहीं, अब आप वोट कैसे मांगने आ रहे हो। बीजेपी तो और भी अभी तो शुरुआत है, अभी तो आप और अपना क्या कारण है कि चार छोटे अस्पताल, गांव लेवल के अस्पताल जैसे मुडलाना वाला है, CHC PHC 4 अस्पताल है, जागसी, इन अस्पतालों में अभी तक स्टाफ भी पूरा नहीं कर पाई है, और नया अस्पताल तो बनाना दूर की बात, मैं बड़े अस्पताल की बात नहीं कर रहा, जो पूरे प्रदेश में एक सबसे बड़ा अस्पताल बनाने की बात आई है इस इलाके में, मैं तो गांव के अस्पताल की बात कर रहा हूँ। 4 अस्पताल बने हमारे समय में, इनके समय एक कोई अस्पताल छोड़ो, कोई छोटी डिस्पेंसरी भी अगर बनी हो, हम ये कहें कि भाई इन्होंने जो है कुछ किया है, मगर कुछ किया ही नहीं, और उसके बाद जो है प्रश्न पूछ रहे हैं। अच्छा क्या कारण है। भारतीय रेल से अभी एक बार भारतीय रेल से इस हल्के को जोड़ने के लिए दिल्ली ताकि सीधा जाए, आज जो है जींद, गोहाना और सोनीपत सीधा दिल्ली रेल की लाइन मैंने मंजूर कराने का काम किया लड़ाई लड़कर, और जिसमें जो है अपना प्रदेश सरकार ने आधा पैसा प्रदेश सरकार ने दिया ताकि गोहाना सीधा जुड़े। और क्या कारण है, उस रेल की लाइन के साथ जो रेल कोच फैक्ट्री मंजूर कराई थी बड़ी मेहनत से, क्या कारण है कि इन्होंने नया छोड़ दो, रेल कोच फैक्ट्री पे भी अगर काम ये शुरू करा देते। मैं इसीलिए कह रहा हूँ आप लोग जागरूक लोग हो, रेल कोच फैक्ट्री के लिए ऐसी फैक्ट्री थी, इस पूरे इलाके के अंदर आने वाले भविष्य में रोजगार के लिए एक बहुत बड़ा हमें स्रोत मिलता, मगर जो है इन्होंने कुछ किया नहीं, इसीलिए लोग तैयार बैठे हैं और इनको जो है चुनाव के अंदर। सवाल मेरा है कि बनवासा और नाना गांव में पानी की समस्या है, वो आपके कार्यकाल के दौरान भी थी। हर वर्ष पिछले 3 वर्षों से 4 वर्षों से हर वर्ष जब भी बनवासा और नाना में पानी की समस्या आती है, मैं आके उस बात को मैंने गहराई से समझा है। निश्चित तौर से ये जो समस्या है पिछले कुछ वर्षों के अंदर ये उसका स्वरूप बहुत बड़ा हो गया, और जो ड्रेन की सफाई से जुड़ी हुई संबंधित बातें हैं, मगर उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ पे एक नई ड्रेन बन के जब तक, क्योंकि अभी बढ़ गया है, क्योंकि पानी का 10 वर्ष तक जो पूरी व्यवस्था रही पूरे हल्के में, उसमें वाटर रिचार्जिंग इत्यादि की के वो भी कारण बने, और कहीं ना कहीं अब जब तक एक नई ड्रेन नहीं बनेगी तब तक कोई ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं होगा। ये पंप सेट लग के पानी निकल सकता है, तो मगर इसीलिए हमने सरकार से मांग करी, 6 साल से कर रहे हैं,
साहब सर 6 साल से कर रहे हैं ना। अभी किससे सवाल पूछेंगे? 6 साल से किससे पूछेंगे? किससे पूछेंगे? नहीं 6 साल से 6 साल से किससे पूछेंगे? 6 साल से किससे पूछेंगे? देखिए ऐसा है कि ड्रेन की सफाई की बात है। समस्या पिछले 3-4 साल से ज़्यादा बढ़ी हुई है और इन 3-4 साल में हमने लगातार हम यहाँ पहुँचे हैं। लगातार यहाँ से आप लोगों ने बयान छापे हैं गोहाना से। दुख की बात यह है, मैं नहीं कहता कुछ 6 साल में काम नहीं हुआ, सरकार का कोई नुमाइंदा वहाँ पहुँचा नहीं 6 साल में, ये भी नहीं कहता, मगर ये जो पिछले 3-4 साल से हम हर बार जाके पूरा अपना प्रेस के माध्यम से आप लोगों का धन्यवाद खबर आती है तो किसी ने ये भी नहीं कहा कि हाँ ये उठा रहे हैं बात, इस पर ध्यान देंगे। 1 पैसे का मुआवजे का घोषणा नहीं, इस साल करा दो आप घोषणा। आप इस साल तो हम कह रहे हैं सरकार है भाई, इलेक्शन चल रहा है, आप उनके अगर किसानों का दर्द है तो आप अभी घोषणा करा दो। मैं बड़ौदा हल्का सरकार के साथ इसलिए ना जाए, जाके जींद वालों से पूछो, 2 साल पहले जींद में सरकार बनाई गई थी। जींद में कहा था कि सरकार के साथ जाओ, जींद की कायाकल्प हो जाए। इस सरकार के पता नहीं 2 साल बचे हैं कि 3 साल बचे हैं, बड़ौदा से जीत जाएंगे तो 2-3 साल भी नहीं पकड़ने देंगे हम। मगर 2 साल में जींद के अंदर एक ईंट भी लगी हो, जींद नजदीक है, बड़ौदा वाले जींद जाएं और जींद के अंदर अगर एक ईंट भी सरकार ने लगाई हो, अगर जींद की गलियों के अंदर, सड़कों के अंदर अगर नदियां नाले नहीं चल रहे हो, जींद की ऐसी दुर्दशा ना हो, तो बड़ौदा वाले सोचें कि भाई सरकार के साथ जाने का फायदा है। अगर इनकी सरकार में काम सबूत ये है कि जो सरकार के मंत्री थे सारे, चाहे वो इसराना से हो अपने, चाहे वो सोनी, उसका रिपोर्ट कार्ड उनके हल्के के लोगों से आप जाके पूछो। 5 साल में उन मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड उनके हल्के से जाके पूछो। उनकी सरकार रही 5 साल और नारा था 75 पार 80 पता नहीं 85 सीट आ रही है, मगर लोगों ने इस इलाके में सारे जो मंत्री थे उनको साफ करने का क्यों काम किया? क्योंकि उनकी नियत अपने इलाके में काम करने की नहीं थी। 5 साल दिए उनको, 5 साल के बाद बुरी तरह हराना पड़ा। इसीलिए सरकार के साथ ना जाए कि ऐसा ना हो कि जैसे लोगों को परेशान होना पड़ा वहाँ। आप तो सरकार की बात कह रहे हो, मैं तो मंत्रियों की बात कह रहा हूँ। बड़े बड़े कैबिनेट के मंत्रियों को लोगों ने हराना पड़ा, क्यों? जींद के अंदर काम क्यों नहीं हुआ 2 साल तक, क्यों? अभी तो सरकार वाले बड़े बड़े लुभावने वादे करेंगे, मगर मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि सरकार साथ के साथ जींद में भी दोबारा चुनाव करा के देख ले, वहाँ भी साफ हो जाएगा कि सरकार के साथ जाने का फायदा है, कि सरकार को एक हरियाणा की राजनीति को नई दिशा में लेके जाने का फायदा है। और लोग ये समझदार हैं, लोग समझ चुके हैं, लोग हरियाणा की राजनीति को नई और दूसरी बात आई है, ये जो 3 अध्यादेश है, ये भी एक कारण है कि भाई सरकार के साथ क्यों ना जाए, क्योंकि ये अगर चले गए तो लोगों में मैसेज आएगा कि भाई ये जो जिस घमंड में चल रहे हैं। देखो एक और चीज एक बात रहेगी नोट करने की बात, घमंड में चल रहे हैं कि उस घमंड में किसान के, मजदूर के, गरीब के खिलाफ चल रहे हैं, वो ठीक चल रहे हैं, ये मैसेज आएगा। और हरियाणा का और हमारे इलाके का बहुत नुकसान होगा आने वाले समय में। आपने देखा होगा 2 बयान आए, एक तो मुख्यमंत्री जी का बयान आया कि भाई काम चाहिए तो, जो आपने सवाल पूछा था, तो MLA दो है, MLA होगा तो देखेंगे काम। ये एक स्वाभिमान पे चोट की बात है इस इलाके के। राज धर्म में हल्के में फर्क नहीं होना चाहिए था। 6 साल तक जो आपने मुंह उठा के नहीं देखा हल्के की तरफ, वो बात नहीं होगी। दूसरा बयान आया, एक मंत्री जी का बयान आया कि भाई 1 सीट से फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा, अगर आपको दर्द ही नहीं है 1 सीट का, अगर आपको फर्क ही नहीं पड़ता 1 सीट से, हमें तो फर्क पड़ता है, बड़ौदा वालों को तो फर्क पड़ता है। हमारे लिए तो जो है बड़ौदा के 36 बिरादरी के जो लोग हैं, इनसे बढ़कर कोई बात नहीं। आप कह रहे हो हमें 1 सीट से फर्क ही नहीं पड़ता, सरकार तो स्थायी है, तो क्या 1 सीट से क्या कैलकुलेट करके आप बात करेंगे? तो ये इनके लिए 1 सीट का फर्क ना फर्क, ये सरकार स्थायी है कि नहीं स्थायी उस हिसाब से देख सकते हैं। मगर हमारे लिए बड़ौदा हल्के के जो सुख दुख है उससे हमें फर्क पड़ता है। और वो जवाब वही है, वो वही चीज, उसी चीज को काट के कि भाई कौन ऐसा है कि हमारे सभी साथी अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं, अपने अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, और सबको उस बात के लिए पूरी स्वतंत्रता भी है। तो अच्छी बात है, सब अपने अपने प्रयास करें।
अभी हर कार्यक्रम में मैं शामिल हूँ ऐसा नहीं है, आपको पता है। अभी जो सामूहिक यहाँ पे प्रोग्राम हुआ है उसमें मैं शामिल हो रहा हूँ। और दूसरी बात, चुनाव में एक एक गांव, एक एक बूथ में जो जिस तरीके से जिसकी ड्यूटी लगानी है उसको लगाकर सबसे फीडबैक लेकर जो चुनाव का मैनेजमेंट होता है उसमें अपनी तरफ से जो हो सकता है वो हम कर रहे हैं। तो हम भी अपने प्रयास कर रहे हैं, सभी साथी भी अपने प्रयास कर रहे हैं और सबको उस बात की सुविधा भी है और अच्छी बात है, सब अपने प्रयास करें। मैंने 100 बातों की एक बात की कि कई आदमी, कई कैंडिडेट इस प्रकार के आ सकते हैं जो कांग्रेस पार्टी की वोट में सेंध लगाने की नियत से सरकार के इशारे पे भी आ सकते हैं। जो कांग्रेस पार्टी की वोट में जिस प्रकार से सेंध मारी हो, मगर लोग जागरूक हैं और लोग ऐसे कोई भी अगर कोई उम्मीदवार केवल वोट काटू उम्मीदवार बन के आएगा, ऐसे लोगों की मंशा लोग पहचानेंगे। मुझे विश्वास है कि लोग उसे किसी ऐसे व्यक्ति पे आरोप लगाना जो अपनी सफाई देने के लिए जो स्वर से नहीं आ पाए, ये हमारे देश की संस्कृति में, हमारे देश की परंपराओं में ये कोई अच्छी बात नहीं। मगर मैं उन पर यह भी बात कह सकता हूँ कि ना सिर्फ श्री कृष्ण हुड्डा जी ने, मैं एक उदाहरण देता हूँ, बाकी एक एक प्रोजेक्ट की बात बताते हैं, ट्रेन की बात बताता हूँ। पिछले 4 साल से तो मैं भी आवाज़ उठाता हूँ, मैं MP हूँ। रेल कोच फैक्ट्री की पिछले 6 साल से आवाज़ उठा रहा हूँ। पार्लियामेंट के अंदर रिकॉर्ड भी दे देता हूँ आपको। तो क्या हो, उन्होंने किसी की आवाज़ नहीं सुनी, हुड्डा साहब ने तो उठाई, हमने भी उठाई। बाकी हल्कों की बात हो जाती है, जयवीर जी बैठे हैं, ये हर बार आवाज़ उठाते हैं, खरखोदा MP का बुरा हाल हो गया, आज तक कभी कोई। तो ये जगबीर मलिक जी बैठे हैं, इन्होंने इस इलाके की हमेशा आवाज़ उठाई, हर सेशन में बोलते हैं, हर सेशन में। जगबीर मलिक जी का तो मेरे ख्याल कोई सेशन ही ऐसा नहीं है आप निकलवा। तो कोई जो काम नहीं किया 6 साल तक, इस हल्के की तरफ देखा भी नहीं। यहाँ तक कि मैंने जो पहली बार बात कही थी, बाईपास पिछली दूसरी तरफ, एक तरफ तो बाईपास इस हाईवे में बन गया था, आपको पता है दूसरी तरफ वाला बाईपास अपना रहा हुआ है। ये अपना इलेक्शन आ रहा है, ये इस पे शुरू कर मैं तो कह रहा हूँ आप कर दें वो बाईपास परली तरफ वाला जो हमारा जो रूपरेखा है, तो अपना कम से कम हम मानेंगे कि भाई बाईपास पे काम शुरू करा दिया, कराओ कुछ, कोई ऐसी चीज तो कराओ। हाँ तो नहीं है कि इस तरह की कोई फेसबुक पे बातें हुई हैं कि फेसबुक के माध्यम से भड़काऊ भाषण चुनाव के समय भाजपा से जुड़े हुए लोगों ने भड़काऊ भाषणों को फेसबुक कई अधिकारियों से मिलकर उसको आगे लेके गए हैं। तो इस पे मेरी मांग है कि इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए। इस पे इंग्लिश में I demand that this news has come about that some people connected to BJP has colluded with officials of Facebook to propagate hate content, to polarize the electorate and get some votes. This is unacceptable in our democracy. This should be inquired into. Highest level inquiry should be done, and even the parliamentary committee can provide oversight to this. आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।